हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्र जी इसमें। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1940 से लेकर के संविधान निर्माण के प्रोसेस तक इतने घटनाक्रम को हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी 1940 से लेकर के संविधान निर्माण तक जितने भी घटनाक्रम थे उन सभी घटनाक्रम को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उन्हीं घटनाक्रम से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। वो पार्टी पूछी जा रही है, तो वो पार्टी है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था 1934 में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो याद रखने योग्य है, वह है कि जो स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार रखा था उसमें उसने कहा था कि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक सभा होगी। वयस्क मताधिकार, यानी इसमें इन्होंने वयस्क मताधिकार की बात की थी कि जो संविधान सभा हमारी होगी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। लेकिन जो हमारी संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, तो उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य नहीं थे। उसमें निर्वाचित जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचित सदस्य थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो हमारी संविधान सभा बनी उसमें जो निर्वाचन हुआ था वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुआ था। जबकि जो स्वराज पार्टी ने विचार रखा था 1934 में सर्वप्रथम कि संविधान सभा कैसी होनी चाहिए, उसमें उसने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की बात की थी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको याद होना चाहिए कि जो स्वराज पार्टी ने कहा था उसमें उसने वयस्क मताधिकार के आधार पर कहा था, जबकि जो हमारी संविधान सभा बनी वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी भारत का जो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें से हमको क्वेश्चन ढूंढना है, आंसर ढूंढना है। साइमन कमीशन द्वारा ये गलत है। दूसरा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ये भी गलत है। क्रिस मिशन द्वारा ये हो सकता है 1942 में। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, तो इसमें जो सही है प्रिपोर्ट आंसर है वो क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन ने 1942 में प्रस्ताव किया था कि एक संविधान सभा के द्वारा हम जो है भारत में संविधान निर्माण का प्रोसेस को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो हमारी संविधान सभा बनी उसमें एक प्रतिनिधि जो था वो कितनी जनसंख्या का प्रभुत्व करता था, ये नेतृत्व करता था, तो उसमें 10 लाख व्यक्ति। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। जो कैबिनेट मिशन बना तो उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था। यानी जब वो आदमी पूछ रहा है वह इंसान कौन था जिसने क्या किया था, संविधान निर्माती सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो एम.एन. राय थे। एम.एन. राय ने 1934 में यह विचार प्रस्तुत किया था संविधान निर्माती सभा का विचार कि संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा होनी चाहिए। पार्टी पूछेगा तो आपको पता है, पार्टी हमने बताया भी कि स्वराज पार्टी है। अगर व्यक्ति पूछेगा तो एम.एन. राय आप कह सकते हैं। 6 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। देखो कंफ्यूज ना होना चाहिए। छठा क्वेश्चन में देखो इसमें आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 और इसी के अंतर्गत हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, उसमें कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिस मिशन द्वारा 1942 में किया गया। अगर डायरेक्ट कैबिनेट मिशन 1946 होता तो हम आंसर लगा सकते, लेकिन उस तरह से डायरेक्ट कुछ है नहीं, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन लिखा है केवल, है ना, तो इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा क्रिस मिशन, क्योंकि क्रिस मिशन में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था कि मैं एक संविधान सभा द्वारा भारत के
संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस मिशन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखो 1946 में अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार जो अध्यक्ष बने थे वो उस समय जो वायसराय थे वेवल उसके अध्यक्ष बन गए थे, है ना, या तो कहें सभापति बन गए थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उसके उपाध्यक्ष बने थे उस अंतरिम सरकार के, या तो ये कहें कि जो है उपसभापति बने थे। तो दोनों बातें याद कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार का सदस्य नहीं था? तो 8 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसके सदस्य नहीं थे, यानी तो इसमें सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सी राजगोपालाचारी ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी सदस्य थे, जगजीवन राम ये भी सदस्य थे, एस राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बिल्कुल सही, क्योंकि वेवेल योजना में कहा गया था कि जो है हम जो परिषद बनाएंगे, जो संविधान सभा बनाएंगे, उसमें क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। लेकिन कारण देखते हैं, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। क्योंकि ये तो बात सही है कि वेवेल ने योजना बनाई थी कि हिंदू मुस्लिम सदस्यों को संख्या समान रखेंगे, लेकिन इसका कहीं भी मोटिव नहीं था कि भारत का बंटवारा बच जाता, इसलिए नहीं किया गया था। बल्कि उस समय संवैधानिक संकट जो उत्पन्न था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उस गतिरोध को दूर करने के लिए ये जो है नियम लाया गया था कि हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या रखेंगे, समान रखेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। देखते हैं, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। संविधान सभा हमारी वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर थी। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, हमको सत्य चुनना है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष नहीं था बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल से बहुदलीय निकाय की मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, और भी छोटे मोटे निकाय थे, है ना, तो बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, जैसे हमारी प्रारूप समिति हो गई, संघ संविधान समिति हो गई, इस तरह से कई समितियां बनी थी और समितियों के अपने अपने काम थे, उन कामों के आधार पर लोगों ने काम किया। ठीक है, तो चौथा भी आंसर हमारा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 सही। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए छोड़ देते हैं इसको, आप लोग कर लीजिएगा, वही सेम क्वेश्चन है 11 नंबर। 10 नंबर जो है वही रिपीट हो गया है दोबारा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन हमको चुनना है, याद रखना, गलत कथन चुनना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों के माध्यम से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, हमने बताया कि अभी जो संविधान सभा थी उसने समितियों कमेटी के माध्यम से काम किया, तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही है, तो ये गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो ये भी सही बात है कि प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर था, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, बिल्कुल गलत बात है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया गया था, ना कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये सही है। एक लाइन याद रखिएगा और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा। लाइन है कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष
निर्वाचन प्रणाली के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा तथा देशी रियासत या देशी रियासतों से चुने गए प्रतिनिधि द्वारा बनी थी। इस सेंटेंस को अगर आप याद रखेंगे तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। पहला तो यही बात है कि वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनी गई थी, और जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। और साथ में जो देशी रियासत थी जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं राजाओं का या इस तरह का शासन था, तो वहाँ से क्या होता था कि वो एक प्रतिनिधि अपना भेजते थे, तो प्रतिनिधि जो है भेजा गया था देशी रियासत से। तो इस तरह से अगर इस लाइन को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में 13 हो गया हमारा। क्वेश्चन में 14 देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित हुए थे या निर्वाचित हुए थे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। अभी हमने पढ़ा प्रांतीय विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन में 14 हो गया। 15 देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का सीधे जनता द्वारा हुआ था? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं। भारतीय राजाओं के शासन के नामांकन द्वारा? नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। क्वेश्चन में 16 देखते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो थे वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारा सही आंसर होता, लेकिन हमें पूछ रहा है कि स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो स्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है कि जब संविधान सभा हमारी शुरू हो गई कोई अध्यक्ष चुन लिया जाए, ऐसे अस्थायी रूप से उसको बिठा दिया जाए और फिर हम अगले दिन क्या कर लेंगे, स्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और 11 दिसंबर 1946 को जब दोबारा बैठक होती है तो उस समय एक स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन यानी 9 दिसंबर 1946 की बात की जा रही है जब संविधान सभा प्रथम बार बैठी है ना, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं कि भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20 नंबर देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? इसको देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बार संविधान सभा की बैठक होती है तो उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं उसमें जो चुने जाते हैं वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। राइटिंग समझना भैया, है ना। अस्थायी अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अस्थायी उपाध्यक्ष,
और अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया किसको? फ्रैंक एंथोनी को। वही इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? सभापति तो हमारे ये हो गए सच्चिदानंद सिन्हा, और उपसभापति कौन हो गए? फ्रैंक एंथोनी। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। अब इसके आगे की चीज़ों को भी जान लेते हैं ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गड़बड़ ना हो। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है दोबारा, तो हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, परमानेंट अध्यक्ष। जब यही स्थायी रूप से अध्यक्ष रहेंगे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, और स्थायी अध्यक्ष चुनने के साथ ही एक स्थायी उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। स्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति दोनों बोल सकते हैं आप। स्थायी उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, और इस समय स्थायी उपाध्यक्ष किसको चुनाया जाता है? एच.सी. मुखर्जी। यानी जब तक संविधान बन नहीं जाता है तब तक यही क्या होते हैं? स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष रहते हैं। लेकिन जब प्रथम बार बैठक होती है तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, और अस्थायी उपाध्यक्ष या कहें कि अस्थायी उपसभापति तो बनते हैं फ्रैंक एंथोनी। दोनों बातें याद रखिएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप आसानी से कर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसको डिलीट कर दिया जाए। क्वेश्चन 22 देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। यानी कहने का मतलब जो संविधान सभा थी उसकी मुहर सबसे पहले कब लगी? तो उसकी मुहर देखो, संविधान निर्माण कब हुआ ये नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। यानी पहली बार संविधान सभा कब जा करके मिली, एक संविधान सभा बनी, तो वो बनी थी 9 दिसंबर 1946 को। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 24 नंबर है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसी समय हुआ, यानी दिसंबर 1946। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान देने का प्रस्ताव ये उद्देश्य प्रस्ताव के तहत कहा गया था कि हम भारत को एक संविधान देंगे। देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तब अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। 11 दिसंबर को क्या किया जाता है? स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक होती है तो उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू प्रस्तुत करते हैं, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया जाता है? तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके इसको प्रस्तावना का रूप दे दिया जाता है। जो हमारी प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव हमने पढ़ा भी कि नेहरू ने रखा था, तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 29 नंबर देखते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। पहला कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल असर था, क्योंकि वही जाकर के हमारी बाद में क्या बनी, प्रस्तावना बनी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, क्योंकि जो मोटा मोटा संविधान के बारे में जो उल्लेख है वो उद्देशिका में कहीं ना कहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। बिल्कुल सही, क्योंकि संविधान प्रस्तावना की जो हमारी शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, है ना, इसलिए ये भी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सही कथन कौन कौन से हैं, तो सही कथन हो जाएंगे हमारे 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 11 + 1 12। 11 क्यों, क्योंकि 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और जो 12वां अधिवेशन एक और अधिवेशन जो हमारा हुआ, जो कुल मिलकर के 12 अधिवेशन बने, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा लगभग अंतिम अधिवेशन हो गया, हमारा संविधान बन गया। लेकिन क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को सब लोग एक बार पुनः एकत्रित हुए और संविधान पर हस्ताक्षर किए सारे सदस्यों ने, तो एक जो है अधिवेशन ये भी जोड़ लिया जाता है, इसलिए कुल मिलाकर के टोटल अधिवेशन हुए 12। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 31 का 12 सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर देखते हैं कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक हुई थी हमारी भी देखा हमने 24 जनवरी 1950 को। 33 नंबर देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये भी है, और जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें क्वेश्चन को हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया तभी हम देखते हैं। क्वेश्चन को मिलान करना, हमको सूची एक से सूची वाई को मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, इसका आंसर होगा एस.सी. मुखर्जी। देखो यहाँ पे ये डाउटफुल था, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी शुरुआत के क्वेश्चनों में, हमने बताया था कि जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, अस्थायी उपाध्यक्ष, वो फ्रैंक एंथोनी थे। और यहाँ कह रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। दोनों को आंसर सही है। फ्रैंक एंथोनी कैसे थे, फ्रैंक एंथोनी जो थे वो अस्थायी उपाध्यक्ष थे, और एच.सी. मुखर्जी थे वो स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो एक प्रकार से देखा जाए कि मिलान करना है तब तो ये सही है। लेकिन क्या हुआ था उस समय एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन पूछा गया बाद में, जब डाउटफुल हुआ तो इसको हटा दिया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर ए का क्या हो जाएगा 4। हम लोग देख लेते हैं अपने हिसाब से, है ना। बी ऑप्शन नंबर देखते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य तो वो थे के मुंशी, ये 3 हो जाएगा। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य तो वो थे वी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। 4, 3, 1, 2, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 1, 2। 35 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पी.आर. अम्बेडकर आंसर मत लगा देना, इसको डिटेल में समझ लो। देखो क्या किया गया था, बी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया। अब प्रारूप तो तैयार कर दिया, अब इस प्रारूप पर
विचार करने के लिए अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति गठित की गई। अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति। इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने इस पर विचार किया, इसमें जो संशोधन होने थे, जो कमियां पाई गई थी, उस पर विचार किया और विचार करने के बाद संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। जब संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया तो संविधान सभा ने क्या किया कि उसने कुछ कमियों को उजागर किया, बताया कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे हो सकता है। तो पुनः क्या किया? पुनः विचार किया, पुनः अंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति ने पुनः विचार किया और पुनः विचार करके फिर से इस प्रस्ताव को या इस प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा गया। तो ये पूरी कहानी है। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन शुरुआत से कि पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पहला प्रारूप तैयार किया गया था बीएन राव के द्वारा। बीएन राव ने प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तो पूरा तैयार हो गया। अब इस प्रारूप में कमियां क्या हैं, क्या चीज़ें नहीं जुड़ सकती हैं, क्या हो सकता है, उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई अंबेडकर की अध्यक्षता में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा अंबेडकर, है ना। इसमें पूछ रहा है कि संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था, है ना, तो उसका प्रथम प्रारूप, तो उसका आंसर हो जाएगा बीएन राव। पूरी कहानी हमने इसीलिए समझा दी है ताकि आप गलत ना करें। क्वेश्चन में 36 हो गया। क्वेश्चन में 37 देखते हैं कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन का प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है कि पूछा गया था क्वेश्चन, बाद में इसको भी डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसका जो सही आंसर मतलब था वो इसमें नहीं है। दरअसल तृतीय वाचन जो हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। तो पूछ रहा है कि तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949। तो 17 नवंबर 1949 इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, डिलीट कर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसलिए हमने दे दिया आपको बताने के लिए। बाकी पहले दो वाचन थे, पहला और दूसरा वाला, उसको हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, तो वहाँ जा कर के पढ़ लेना। क्वेश्चन 38 देखते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान हमारा पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और यहां देख लो कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान पूर्ण रूप से बन गया, यानी पूर्ण रूप से तैयार। जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया, पूर्ण रूप से बन गया, तो क्या किया गया 26 नवंबर को कि आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से कुछ धाराएं, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस अंतिम बैठक में संविधान सभा के जो सदस्य थे वो हस्ताक्षर करते हैं और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो कई बातें जानने को मिली कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से जो है लागू होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू केवल आंशिक रूप से होते हैं, कुछ धाराएं ही लागू होती हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाती हैं, यानी पूरी धाराएं इसकी लागू हो जाती हैं। तो दोनों बातें याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 38। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 देखते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर
1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित कर लिया गया। तो तीनों बातें याद रखिएगा, 3 शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया। तो कुछ भी पूछेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949 को। 40 नंबर देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, तो कब स्वीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो भारत का संविधान जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया उसी दिन अपना लिया गया, 26 नवंबर 1949 को। 41 वाला हो गया हमारा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अब देखो इसमें 26 नवंबर 1949 वाली डेट नहीं दे रखी, क्योंकि वो डेट दे देते तो डाउटफुल हो जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भी लागू हुआ था क्योंकि उसकी कुछ धाराएं लागू हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को भी लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो इसमें डाउटफुल वाला रखा ही नहीं गया, यानी 26 नवंबर 1949 वाली डेट रखी नहीं गई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। 43 नंबर देखते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या हुआ कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसी की याद में क्या किया गया कि 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। 44 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन क्या किया जाता है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। 46 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, संविधान सभा द्वारा। 47 नंबर देखते हैं कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया। 48 नंबर देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, इसको समझते हैं डिटेल में। देखिए, पूर्वी बंगाल से B.R. अम्बेडकर का सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि जब बंटवारा हुआ भारत का 1947 में, तो पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया, जिसको आज हम बांग्लादेश जानते हैं, है ना। तब वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया, तो अम्बेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया। सबसे पहले कहाँ चुने गए थे, तो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में जाने के कारण उनका निर्वाचन दोबारा कहाँ से किया गया, बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया। और बम्बई प्रेसिडेंसी में कांग्रेस के एक सदस्य थे M.R. जयकर। तो M.R. जयकर ने अपना स्थान जो है वो छोड़ दिया था B.R. अम्बेडकर के लिए। तो उस सीट पर M.R. जयकर ने जब स्थान छोड़ा तो B.R. अम्बेडकर की नियुक्ति हुई बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 में। 1891 में महू, जो कि MP में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ जन्म हुआ था इनका, और दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि पहला ऑप्शन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ये कथन सही है कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था उसके बाद हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, और इसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे जिनका डिस्कशन तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन एक संघ की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। ये कथन सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही।
क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए कहता है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो किसी न किसी देश से कुछ कुछ सब्जेक्ट वहाँ से प्रेरित हैं, इसी वजह से इसको ग्रहित संविधान कह सकते हैं। और चूँकि हमारे देश का संविधान जो है हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन कारण जो है ये कथन को स्पष्ट नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ए और दोनों सही, और परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, तो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद। 53 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, तो सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह वक्तव्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका था या आका है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, फिर ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा जो थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इनकी बुक का नाम है, ऑस्टिन की बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बुक भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बुक में कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो वो थी 15, उनकी संख्या जो थी वो 15 थी। 58 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कुछ समितियां हैं उनके अध्यक्ष यहाँ पर हमने लिख दिया, आप एक बार देख लें और पढ़ लें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के थे पटेल, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति के राजेंद्र प्रसाद, देसी रियासत समझौता समिति के राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति के जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक एस.सी. मुखर्जी, सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसी तरह से सारी समितियां हैं, आप इनको चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया। क्वेश्चन 59 पे पहुँचते हैं। 59 कहता है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर। 61 नंबर देखते हैं। मिलान करना है मूल अधिकार समिति का मिलान करना है कि मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन था या अन्य जो समितियाँ थी उनके अध्यक्ष कौन थे, मिलान करना है। ए वाला कह रहा है कि मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। कार्य संचालन समिति इसके अध्यक्ष जो थे वो थे के मुंशी, तो इसका थर्ड सही हो जाएगा। संघ समिति जो थी इसके जो प्रमुख थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो प्रारूप समिति इसके जो प्रमुख थे वो थे अंबेडकर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 3, 2, 1।
भाषण नंबर देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। 63 नंबर देखते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी अम्बेडकर के अलावा, तो अम्बेडकर के अलावा 6 थे और अम्बेडकर को मिलाकर के 7 थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य में ऑप्शन नंबर 1 जो है एन गोपाल स्वामी ये थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी के स्वामी आयरी ये थे, सरदार पटेल ये नहीं थे। यानी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सही 1 और 3, यानी सी नंबर सही हो जाएगा 1 और 3। प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे वो यहाँ पर हैं, आप इनको देख सकते हैं। पहले तो अध्यक्ष हो गए हमारे अम्बेडकर साहब, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बेल मित्रा और डीपी खेतान। बेल मित्रा क्या हो गए थे, थोड़े समय बाद हट गए थे, तो इनके स्थान पर एन माधवराव सदस्य बने। और डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर टी कृष्णाचार्य ये सदस्य बने। तो ये प्रारूप समिति का है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, संविधान पांडुलेखन, यानी वही प्रारूप समिति की बात कर रहा है। संविधान प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, बाकी ये सभी सदस्य थे। आप देख सकते हैं प्रारूप समिति का ये लिखे हैं सदस्य। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। इसको डिटेल में पढ़ाया है हमने पिछले लेक्चर में, तो वहाँ से सारी डेट भी देख सकते हैं आप। इसमें हम इसीलिए क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ये सारी डेट हमने पढ़ा चुके हैं उसमें पिछली वाली क्लास में। क्वेश्चन में 67 देखते हैं, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 68 देखते हैं कि किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, तो आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस मिशन जो 1942 में आया था, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक सलाहकार थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। 69 देखते हैं कि किस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने ऐसा कहा था कि क्रिस मिशन जो है वो अगस्त प्रस्ताव जो था उसका केवल परिवर्तित संस्करण मात्र है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, क्रिस प्रस्ताव 1942 के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन ए है कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये सही कथन था कि क्रिस मिशन जो है 1942 में कहा गया कि युद्धोपरांत क्या किया जाएगा कि एक नए संविधान की रचना या संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं कि प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। ये भी कहा गया था कि भाई जो प्रांत होंगे वो चाहे तो संविधान निर्माण को माने या ना माने, या तो उसको बनाए या ना बनाए। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। यानी जो संघ स्थापित किया जाएगा वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, बल्कि क्या होगा, पूर्ण उपनिवेश होगा। डी नंबर देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। यानी पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया था। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसने भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। तो डी वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी कि भाई पाकिस्तान बनाया जाए, तो उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया था। और मुस्लिम लीग की मांग थी कि जो पाकिस्तान बनाया जाए, तो उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया। और कांग्रेस की मांग थी कि जो है टुकड़ों में ना बांटा जाए, तो उसमें से कुछ सांप्रदायिक अधिकार दे करके वो भी काम कर दिया गया था। तो 70 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही है। 71 देखते हैं, किस प्रस्ताव 1942 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला कि मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। ये सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। ये भी कहा गया था क्रिस प्रस्ताव 1942 में। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही। 72 नंबर देखते हैं कि क्रिस प्रस्ताव 1942 के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा गया। ये भी सही है। बी नंबर देखते हैं कि 30 मार्च 1942 को किस प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो ये भी सही है, 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही। 73 नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कथन सही है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन कब हुआ। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। 74 नंबर देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो 9 अगस्त 1942 को हुई, ये सही है, और इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि 8 अगस्त 1940 ब्रिटिश सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, गलत लिख गया है। 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ये ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था, यानी सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की बात भी कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, तो इसकी भी बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। ये तीनों बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही। 76 देखते हैं, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए किस सत्याग्रह को आरंभ किया। तो कांग्रेस ने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 77 देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा के पोषक कौन थे, यानी इसका विचार किसने दिया था। तो इसका विचार दिया था गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम जो सत्याग्रही थे वो हमारे थे विनोबा भावे, और दूसरे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विचार किसने दिया, विचारधारा किसकी थी, तो गांधी जी की थी। और पूछा जाएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, और दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। 79 देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है ऑप्शन कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। तो एक सही कथन है, 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र में शुरू किया गया, पवनार आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भी सही है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। 80 नंबर देखते हैं
वेबल योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल को भारत का वायसराय बनाया गया। तो ये सही है, 1943 में क्या किया गया कि वेबल को वायसराय बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि वेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की, जिसे वेबल योजना कहते हैं। वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई। यह भी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। इसलिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही। 81 नंबर देखते हैं, वेबल योजना के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा, निरुद्ध मतलब गिरफ्तार, और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। वेबल योजना के बाद कहा गया कि वही जो सभी नेता जो गिरफ्तार किए गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, उनको क्या किया जाएगा? रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसमें आप सभी लोग शामिल हों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये भी सही कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बना पाएंगे, ये भी कहा गया था वेबल योजना में। इसलिए सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही। 82 नंबर देखते हैं, शिमला सम्मेलन के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 25 जून से 40 जुलाई 1940 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। ये गलत कथन है क्योंकि 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य आहूत किया गया था 1945 में, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा हमारा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये सही कथन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर देखते हैं कि गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, शिमला सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, इसलिए इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल बी सही। क्वेश्चन में 83 देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए नंबर है ऑप्शन, द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल सही बात है, 1946 में 14 मार्च 1946 में एटली ने यह घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही। 84 नंबर देखते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों के 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। तो इसमें से सभी सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। जो क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस थे वो भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर का पद जो था वो नौसेना मंत्री का था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 85 नंबर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में सही उत्तर का चयन करना है। भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत शामिल होंगे, ऐसा कैबिनेट मिशन में कहा गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं कि संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी, तो ये भी सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली द्वारा किया जाएगा, तो ये भी कहा गया था कैबिनेट मिशन 1946 में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सी तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासत से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि टोटल सदस्य संख्या 389 थी, ब्रिटिश प्रांतों से 292 चुने जाने थे, देशी रियासत से 93 चुने जाने थे और चीफ कमिश्नर वाले प्रदेश या क्षेत्र थे वहाँ से 4 चुने जाने थे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, ये भी सही है। 3 भाग का भाग खा और भाग गा, 3 भागों में बांटा गया था। इन भाग में कौन कौन से प्रांत थे वो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है थ्योरी वाले पार्ट में, तो वहाँ जा करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे,
तो ये भी कथन सही है कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी तीनों सही। 1940 से लेकर के 1947 तक या हमारे संविधान सभा के बनने तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग। और थ्योरी पार्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ाया था, तो थ्योरी पार्ट को यानी पीटीयू की क्लास 2 को और ये पीटीयू की क्लास 3 को दोनों मिला करके कंप्लीट हो गया है कि दोनों मिला करके अगर हम पढ़ लेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको जो थ्योरी वाले पार्ट में हमने पढ़ाया है इसलिए उसको क्वेश्चन के रूप में शामिल नहीं किया है, क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट में हो गया है और यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो सारे क्वेश्चन और थ्योरी मिला करके पर्याप्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों को लेकर के, तब तक के लिए गुड बाय।